अब ये आप लोगों के जो एक तो चैप्टर वाइज भी टेस्ट होते रहेंगे, जो भी चैप्टर हमारा खत्म होगा ना उसका टेस्ट होगा। और अब तैयारी वाली सिचुएशन में जब कोई आप पेपर हल करते हो ना, उसके बाद जब हम डिस्कस किया करेंगे सारे, इंशाल्लाह टेस्ट सारे डिस्कस करेंगे। मैंने आपको पहले भी कहा था कि R1 की तैयारी का स्टाइल हमारा डिफरेंट है। वो इस तरह से कि आप लोगों ने ये नहीं समझना है कि जनाब एक दफा सिलेबस खत्म होगा तो हम फिर घर में बैठ के पढ़ेंगे, नहीं। जो हम पढ़ रहे हैं ये तैयार करना है, प्रॉपर तैयार करना है और पेपर के लिए तैयार करना है। तो एक तो दूसरा ये कि जो टेस्ट हमने 19 को प्लान किया था, वो जाहिर सी बात है 19 को तो पॉसिबल नहीं हो जाएगा, तो हम वो ना 23 या 24 को कर लेते हैं, ताकि ये 2 दिन और मजीद हम इसको देंगे IS 8 और इक्विटी को। इसके पास्ट पेपर भी सारे करेंगे और सारी बातें जो इसके अंदर अभी रहती हैं वो डिस्कस करेंगे। तो उसके बाद हमारे वैसे सारे जो टॉपिक्स हैं ना इसके बाद, वो सारे हैं फॉर्मेट वाले, उस पर टाइम कम या ज्यादा नहीं होता, उसमें यह है प्रैक्टिस। फॉर्मेट एक दिन में लिखवा दिया जाएगा, फिर आगे प्रैक्टिस है। तो हम एक फॉर्मेट पढ़ के फिर उसकी प्रैक्टिस किया करेंगे कुछ दिन, फिर दूसरा फॉर्मेट पढ़ के। तो मेन आप लोगों का जो टॉपिक है वो कैश फ्लो ही है। बाकी तो PRC के अंदर हमने फाइनल अकाउंट पढ़ा हुआ है, तो उसी को ही एक तरह का रिवाइज करना है। लेकिन हमने ये नहीं कि उसकी जान छुड़ानी है, प्रॉपर उसको भी पढ़ेंगे, हमारे पास इतना टाइम है। और एंड पे जाकर ना ये टॉपिक्स रिवाइज नहीं होंगे, एंड पे जाकर ना फिर जो नॉन कंटेस्टेड्स के पास्ट पेपर है ना, वो मैं कॉन्सेप्ट दोबारा रिवाइज करवाऊंगा, लेकिन कॉन्सेप्ट वाइज नहीं, पास्ट पेपर वाइज। जो क्वेश्चन हम करेंगे उसके अंदर जो कॉन्सेप्ट डिस्कस हो रहे होंगे ना, वो मैं रिवाइज करवाऊंगा कि इस कॉन्सेप्ट को कैसे डील करना है। और फिर जब एंड पे कुछ कॉन्सेप्ट बच जाएंगे तो इरफान भाई से हम समरी लेकर ना, क्योंकि उन्होंने सारी समरी बनाई है, तो वो जो कॉन्सेप्ट बच जाएंगे जो पास पेपर में पहले नहीं आए, वो आखिरी दिन एक दो बचेंगे, बाकी सारे पास पेपर में डिस्कस हुए हुए हैं। चलिए जी बिस्मिल्लाह करें। क्वेश्चन नंबर 4 हम कर रहे थे, बिल्डिंग वाज वैल्यूड बाय एन इंडिपेंडेंट वैल्यूअर मिस्टर माहिर कंसल्टेंट ऑन 1 जुलाई 22 एट अ फेयर वैल्यू ऑफ ₹27 मिलियन। कब कर रहे हैं हम फेयर रीवैल्यू, साल के शुरू में या साल के एंड पे? साल के शुरू में। विद नील रेजिडुअल वैल्यू, फेयर वैल्यू वाज डिटरमिन्ड बेस्ड ऑन एक्टिव मार्केट प्राइस। देखिए बिल्डिंग तो उसने खुद कहा है कब खरीदी है, बिल्डिंग उसने कब खरीदी हुई है? 1 जुलाई 15। अब 1740/22 को वो रीवैल्यू कर रहा है। फेयर वैल्यू वाज डिटरमिन्ड बाय एक्टिव GFI ट्रांसफर मैक्सिमम पॉसिबल अमाउंट फ्रॉम रीवैल्यूएशन सरप्लस टू रिटेन अर्निंग ऑन एनुअल बेसिस। ओरिजिनल टोटल लाइफ ऑफ द बिल्डिंग वाज एस्टिमेटेड 20 इयर्स। कहता है उसकी जो ओरिजिनल लाइफ है वो 20 साल थी, which remained the same at the revaluation. Depreciation is charged on the straight line basis. वही काम है पुराना। सबसे पहले हमें accumulated depreciation चाहिए जो कि हम फाइंड कर चुके थे। अगर आप देखें accumulated depreciation यहां पर देखें, ये बुक वैल्यू किसकी आई थी? बिल्डिंग की। और इस बुक वैल्यू से हमने इसकी कॉस्ट कितनी फाइंड की थी? 35.33। और ये सारी चीजें किस डेट तक थी? 1722 तक। अगर हम इनका डिफरेंस लेंगे तो वो क्या चीज आएगी? अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 1722 तक। अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 1722 तक। कितनी बनती है अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन? इनको आपस में माइनस कर दें। कितना? 12.3536 कर लो, ठीक है। ये इसकी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन आ गई, और शायद हमने पहले लिखी भी हो, अगर नहीं लिखी तो अब लिख लेते हैं। यहां पर आ जाएगा 12.36। अब बिल्डिंग में ना कोई एडिशन हुआ ना कोई डिस्पोजल हुआ, वो एसेट हुआ था रीवैल्यू साल के शुरू में। तो क्या पहले रीवैल्यू करें या पहले डेप्रिसिएशन? पहले रीवैल्यूएशन होगी क्योंकि साल के शुरू में हो रहा है। तो रीवैल्यूएशन का पहला स्टेप होता है पिछली अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन एलिमिनेट करना, तो कर देते हैं 12.36 हो गई एलिमिनेशन। और दोनों जगह पे चाहे लिख ले,
12.3। उसके बाद हम करेंगे रीवैल्यू। अब जहरी सी बात है, आपके एसेट की जो बुक वैल्यू अवेलेबल है उस दिन वो कितनी अमाउंट थी? 22.97। 22 और ये 22.97 वाला एसेट आपका कितने का हो गया? 27 का। कम हुआ या ज्यादा? ज्यादा हुआ। जितनी अमाउंट से ज्यादा हुआ है रीवैल्यू कर दो 4.0। तो एसेट अपना डेबिट कर दो 4.03 से, तो हमारे पास वैल्यू आ गई 27। और यहां पर हम डेप्रिसिएशन अब किसकी लेंगे? 27 की। 27 को किस पे डिवाइड करेंगे? रिमेनिंग लाइफ पे। रिमेनिंग लाइफ कितनी है? 20 साल उसकी लाइफ थी टोटल। 15 को खरीदा था तो 16 जून, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 7 साल गुजर चुके हैं। तो बाकी कितने बच गए? 13 साल। तो साइज को 13 पे डिवाइड कर दें। 2.08 कर दें। उसके बाद डिस्पोजल इसका है नहीं, तो इसकी वैल्यू पहले कितनी आएगी? 2.0। ये हमारा बिल्डिंग का सारा मामला था। सबसे मेन टेक्निकल वही बात थी कि वो बुक वैल्यू को सेपरेट करके फिर उनकी कॉस्ट फाइंड करना। इसके अलावा बाकी स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन था। हाँ जी, ओके। अब अपनी अपनी चीजें देखें कि कहां से सवाल आपसे आगे पीछे हो जाता है। इसके बाद वही सारी चीजें क्या लिखेंगे? मेजरमेंट बेस, फिर मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन, लाइफ, फिर इंडिपेंडेंट और डेट, इंडिपेंडेंट वैल्यूअर का नाम, डेट, फिर कैरिंग अमाउंट लिखेंगे। और कैरिंग अमाउंट लिखने का तरीका बता देता हूं कि साल के एंड पे आपने ये देखना है कि मेरे पास एसेट कितने का बच गया था? 27 का। और ये कितना आया था? सरप्लस 4.03। इसको आपने किस पे डिवाइड किया? तो इसको भी किस पे डिवाइड करेंगे? 13 पे। ये आया हमारे पास 2.08 और 4.03 को 13 पे डिवाइड किया तो कितना आया? 0.31। दोनों को माइनस करो जरा। 27 में से 2.08 माइनस करो। 24.92। और 4.03 में से 0.31 माइनस करो। 3. अब मुझे कोई बता सकता है अगर एसेट में रीवैल्यू ना करता तो बुक वैल्यू क्या होती? कोई बंदा? क्या इन दोनों को प्लस करना है या माइनस? माइनस करना है। ठीक है, तो माइनस करेंगे। तो अब हमारे पास जो एक हमने मेजरमेंट बेस लिखना है सबका, ये लिखने की जरूरत तो नहीं है ना। मेजरमेंट बेस लिखेंगे सबका, फिर सबका मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन लिखेंगे, फिर लाइफ या रेट यूजफुल लाइफ लिखना, फिर रिवैल्यूएशन की डेट लिखेंगे। बिल्डिंग वाज रीवैल्यूड एट 1722 बाय, उसका नाम लिखेंगे जो क्वेश्चन के अंदर होगा, और आगे लिखें इज एन इंडिपेंडेंट वैल्यूअर। अगर क्वेश्चन के अंदर नाम ना आए तो आपने यहां पर लिखना है इंडिपेंडेंट वैल्यूअर। फिर क्या लिखते हैं? कैरिंग अमाउंट एट कॉस्ट मॉडल, कैरिंग अमाउंट ऑफ बिल्डिंग एट कॉस्ट मॉडल 24.92 प्लस माइनस 3.72 21. फिर एक चीज क्या लिखते हैं? मूवमेंट इन रीवैल्यूएशन सरप्लस, मूवमेंट इन रीवैल्यूएशन
सरप्लस। तो सबसे पहले लिखेंगे बैलेंस एट 1722 नहीं था, क्योंकि पिछले साल तो ये रिवैल्यू शुरू हुआ ही नहीं था, पहले साल अब हुआ है, तो पुराना कोई बैलेंस नहीं था। फिर रिवैल्यूएशन सरप्लस फॉर द ईयर, कितना आया था 4 एक्सेस डेप्रिसिएशन 0.31 बैलेंस एट जून 23 3.7। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो गया। हमें लगी सबसे बड़ा सवाल ही यही था आपका। ऐसे सवाल से ना कभी एक्सट्रैक्ट और नोट्सों के सवाल से कभी डरते नहीं होते, बस शुरू हो जाते हैं और चीजें अपनी देखें जरा कहां से आपका सवाल आगे पीछे हो रहा है। आपको लगता है कि आपकी तैयारी बहुत अच्छी है, या आपको लगता है तैयारी अच्छी तो पेपर देने के बाद भी नहीं होती। बस ये है, कोशिश करना है कि मैक्सिमम रिक्वायरमेंट फुलफिल हो जाया करे, बस तो काम हो जाएगा। और ये प्रैक्टिस से होगा, और हमारे पास अभी टाइम है प्रैक्टिस करने वाला सही तरह। जब आपके सारे एक दफा सिलेबस भी बाकी सब्जेक्ट्स का आपका एक दफा कंप्लीट हो जाएगा, फिर आप तसल्ली से उसको मैनेज करोगे। तो पैनिक होंगे ना तो तैयारी नहीं होनी, पैनिक हुए बगैर बस ये सोचना है कि बस एंड तक ना कोशिश इतनी हो जाएगी कि पेपर पास होने वाली तैयारी बहुत अच्छी रहेगी। कंप्लीशन, फिर जितनी आप लोग परफेक्शन में आ सकते उतने आए। कंप्लीशन पहला टारगेट होना चाहिए, क्योंकि आगे आपने क्या कहा है कि ज्यादातर लोग जो पास होते हैं ना उसमें से 90% लोगों का पेपर 90% से भी ज्यादा हल हुआ होता है। क्योंकि जो क्वेश्चन आपसे नहीं आता ना आपको वो आएगा भी नहीं, टाइम लगेगा, जाया करेगा, 2 नंबर के चक्रों में एक 10 नंबर का सवाल रह जाता है। तो इसलिए हाँ, ये फॉर्मेट सही रखना है, फॉर्मेट को नहीं हिलने देना। चले जी, IAS 38 के सवाल पे ये सीधा सा सवाल था। अच्छा, थोड़ा सा ये था कि ये जो पॉइंट नंबर 3-4 था, ये बेसिकली कुछ 3-4 था नहीं, 1.2 की सारी इंफॉर्मेशन थी। तो वो आप लोगों ने भी, फिर कुछ लोगों ने जो मैंने पेपर मैंने चेक किए हैं उसमें ये तीसरे चौथे को भी एक्सप्लेन किया हुआ था। तो ये बेसिकली दूसरे पॉइंट की सारी एक्सप्लेनेशन है। एक्सप्लेन हाउ द अबव ट्रांजैक्शन शुड हैव बीन अकाउंटेड फॉर 1 से लेकर 7 तक अकॉर्डिंग टू IFRS। और फिर वो कहता है नोट टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट शो कंपैरेटिव फिगर। अब आपको ऐसा लगा कि पता नहीं ये क्या सवाल था, लेकिन बिल्कुल छोटू सा सवाल था। ये सवाल ये है कि एक कंफर्ट शूज लिमिटेड प्लान टू एक्वायर एन इंटरनेशनल ट्रेडमार्क टू बूस्ट इट्स सेल्स एंड एंटर इनटू द इंटरनेशनल मार्केट। इन दिस रिस्पेक्ट द मैनेजमेंट कैरी आउट द मार्केट सर्वे and analyze the information about the initiative, the process, the relevant information are as follows. पहली बार, the cost incurred on the survey related activities for the year 2001 rupees 1 million। क्या करना चाहिए हमें इससे, क्योंकि हमने एक्सप्लेन भी तो करना है। क्या करना चाहिए, 1 मिलियन का सर्वे कॉस्ट है, ये तो रिसर्च के मीनिंग में चली जाती है, तो चार्ज टू एसओपी। तो हमने कहना है कि अकॉर्डिंग टू IAS 38 सर्वे कॉस्ट इज द रिसर्च फेज, चार्ज टू एसओपी। बस इतना ही काफी है। या आप ये भी कह सकते हो कि इसकी कॉस्ट उस तरह से रिलायबल नहीं होती कि जिस तरह से एक एसेट होता है कि कॉस्ट अब लग चुकी है, इसके बाद बेनिफिट आने हैं। द एग्रीमेंट वाज, दूसरी पॉइंट पे आ जाए, द एग्रीमेंट वाज फाइनलाइज्ड, द कंपनी एक्वायर्ड द ट्रेडमार्क इफेक्टिवली 1 जनवरी 2002। अकॉर्डिंग टू द एग्रीमेंट 5 million were paid on signing of the agreement, and Comfort Shoes was required to pay 1% of the sale proceed for the related product on yearly basis। ये जो 1% है ना, ये कहाँ जाता है, एसओपी। ये तो कमीशन टाइप है ना। वो कहता है कि हर साल की जो सेल्स होंगी ना, और वैसे भी आपको पता जो टाइमली बेसिस चीजें होती हैं ना, वो एसओपीएल के अंदर जाती है, जो टाइम पर डिपेंड करती हैं। एनुअली, 3 मंथ का, 4 मंथ का, 10 महीनों का एग्रीमेंट है, ये हमेशा एसओपीएल में जाता है। द
Analysis carried out at the time indicated that the trademark would have indefinite useful life. और जब indefinite useful life होती है ना, वो amortized cost पे तो आता नहीं है. amortized cost का मतलब है उसको depreciate करना, amortization होता है. तो वो जो amortize करना होता है ना, अगर indefinite useful life होती है तो फिर हम उसको impairment करते हैं. impairment test उसके ऊपर लगाते हैं, उसकी amortization नहीं आती. The company has developed many models under this trademark, successfully marketed them in the country as well as international market. कहता है इससे हमने भी बड़े अपने ट्रेडमार्क को यूटिलाइज किया. However, 2008 the company faced unexpected competition and had to discontinue the export. It was estimated that due to discontinuation of export, net cash flow for the foreseeable future would be reduced by, कहते उससे जो net cash flow आएंगे ना वो हमारे कम हो जाएंगे. As a result, management of the view that December 2008 the carrying value trademark reduced to 90%. कहता है कि जब हमें लगा कि हमारे कैश फ्लो चेंज हो रहे हैं तो हमारी जो भी वैल्यू थी हमने उसको 10% कम कर दिया, उसको 90% पर लेकर. तो ये जो 10% कम किया ये इंपेयर नहीं किया, सॉरी अमोर्टाइजेशन नहीं है, क्योंकि अमोर्टाइजेशन तो सिस्टमैटिकली होती है, हर साल होती है. क्या इंपेयरमेंट टेस्ट हर साल लगता है? नहीं. इंडेफिनेट यूजफुल लाइफ का हर साल इंपेयरमेंट टेस्ट लगाते जरूर है. हाँ, इंपेयर हो गया तो इंपेयर कर देते हैं, और अगर इंपेयर ना हुआ, तीन थे ना जिसकी हर साल इंपेयरमेंट टेस्ट लगाते होते, वो कौन कौन सी तीन चीजें थी? पहला एक गुडविल, एक जिसकी इंडेफिनेट यूजफुल लाइफ हो, और एक जो इन प्रोसेस में हो, अभी कंप्लीट ना हुआ. Due to the continuous inflation and flooding of the market with very low priced shoes, it was decided in December 2009 that the used trademark would be discontinued with effect from 1st January 2000. वो 2011 की बात है और हम कहां पे खड़े हैं? दिसंबर 2009 पे. सबसे पहले तो हम ये कहेंगे कि इस 5 मिलियन को, क्योंकि हमने ये ट्रेडमार्क परचेज किया हुआ है, तो ये तो हमारा नॉन कंटेस्टेड बन जाएगा. हम कहेंगे शुड बी कैपिटलाइज्ड, क्योंकि इसकी इंडेफिनेट यूजफुल लाइफ है तो इसको अमोर्टाइज कॉस्ट पे नहीं रखेंगे बल्कि इंपेयरमेंट टेस्ट हर साल लगाते रहेंगे. और ड्यूरिंग द ईयर आपका इंपेयरमेंट टेस्ट लगेगा, आपको अपने एसेट को किस वैल्यू पे रखना पड़ेगा? 90% पे. तो 5 मिलियन वाला एसेट 5 मिलियन का था ना, आपने इसको 90% मतलब 10% इंपेयर कर दोगे जो कि 5 लाख बनेगा, और आपका एसेट किस वैल्यू पे आएगा? 4.5 मिलियन पे. और अगर इसके नोट्सों की बात करें तो नोट्स इसके बिल्कुल सिंपल से बनेंगे. आपने क्या लिखना है? दिसंबर 9 दिसंबर 8. सबसे पहले वो टेबल बना लेंगे, ब्रॉडो लिखेंगे, बैलेंस एट 1/1/18. ये कंपैरेटिव भी बना लेना, पिछला साल भी 7 बना, बैलेंस लिखने की भी जरूरत नहीं है. इस साल भी 5 लाख था, 5 मिलियन था. सिंपल आपने इंपेयरमेंट टेस्ट लगाया, इसे इंपेयरमेंट लॉस कह दें, डायरेक्ट भी आप लिख सकते हैं 5 लाख. और हमारे पास 4500,000 वैल्यू है. बाकी उसमें थोड़ी सी अंग्रेजी अगर आपने लिखनी है तो वो लिख देंगे कि आप, क्योंकि इसकी इंडेफिनेट यूजफुल लाइफ है इसलिए ये अमोर्टाइज कॉस्ट पे नहीं जाएगा बल्कि इंपेयरमेंट टेस्ट लगेगा. दूसरा जो आपको सवाल में परेशानी आई वो ये वाला क्वेश्चन था. चलिए ये क्वेश्चन मैं आपको फिर अगली क्लास में, ऐसे अगर जल्दी जल्दी करेंगे तो आप परेशान हो जाओगे. ये आसान सा क्वेश्चन है वैसे, तो अगली क्लास में मैं डिस्कस कर दूंगा. प्रिपेयर रेलिवेंट एक्सट्रैक्ट. ये सवाल तो आपको किसी ना किसी टॉपिक का जरूर आएगा. एक्सट्रैक्ट बना ले, वो किसी भी टॉपिक के हो सकते हैं. फ्रॉम स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस एंड अदर कंप्रीहेंसिव इनकम और स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन.
यानी जिसमें जो जो चीज आ रही है आपने उसके कंपैरेटिव फिगर्स नॉट रिक्वायर्ड। द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन परटेन टू प्रॉपर्टीज ऑफ नफासत लिमिटेड। तो क्वेश्चन तो क्योंकि जब रिक्वायरमेंट हमने पढ़ ली तो क्वेश्चन तो हमारा स्टार्ट हो गया। समझो हमने नाम लिखना है, एक्सट्रैक्ट स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस फॉर द ईयर एंडेड। कौन सा साल है हमारा, दिसंबर है या जून है? 31 दिसंबर 20। और एनएल एक्सट्रैक्ट फ्रॉम SOFT एज एट दिसंबर 24। साथ साथ लिखा है ताकि सवाल जल्दी होता जाए हमारा। पेपर में आप ऊपर नीचे या दो डिफरेंट पेजेस इस्तेमाल कर सकते हो। सबसे पहले एनएल ऑन्स 4 प्रॉपर्टीज दैट आर एक्वायर्ड in previous years 23 and earlier. The fair value of these properties at different date are as follow. हमारा साल क्योंकि जून का है तो 3 प्रॉपर्टी के बारे में तो उसने खुद ही बता दिया कि ABC की फेयर वैल्यू 1124 को ये थी, मई के अंदर सबकी फेयर वैल्यू उसने बता दी और दिसंबर के अंदर भी बता दी। प्रॉपर्टी ए वाज एक्वायर्ड फॉर इट्स इन्वेस्टमेंट पोटेंशियल, इसका मतलब इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है। On 31st May 24, NL obtained possession of property C from tenant. इसका मतलब है प्रॉपर्टी C from tenant का मतलब है पहले ये इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी थी। And shifted its head office from property B to property C. इसका मतलब है हेड ऑफिस पहले प्रॉपर्टी बी में था, अब शिफ्ट हो रहा है प्रॉपर्टी सी में। तो प्रॉपर्टी सी पहले था इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, मतलब IS 40 में था और जाग इधर आए IS 16 में। और कैसे जाएगा, अगर IS 40 फेयर वैल्यू मॉडल पे है तो उसकी फेयर वैल्यू फाइंड करेंगे उस दिन और उसको ट्रांसफर कर देंगे, बट उसका गेन या लॉस ट्रांसफर वाले दिन किस तरह से रिकॉर्ड करेंगे, IS 40 की तरह। ओके, यही था ना बस। आगे प्रॉपर्टी बी वाज रेंटेड आउट इमीडिएटली। तो प्रॉपर्टी बी के बारे में क्या है, ये पहले 16 में था और अब जा रहा है 40 में। इसको कैसे डील करेंगे, अकॉर्डिंग टू 16 मई तक और उसके बाद फिर IS 40 की तरह चला जाएगा। The carrying value of the property B 650 million on 31st May 2024. NL applies the fair value model for the subsequent measurement for all investment property. NL charges depreciation on depreciable assets 10% using straight line method, 50% of the value of property A and property B related to the लैंड एलिमेंट। और हमने बनानी है एक्सट्रैक्ट। यहां तक पहले इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी को डील करते हैं, इसका जो जहां जाना है वो लिख लेते हैं, फिर उसके बाद आगे IS 41 पे चलते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास प्रॉपर्टी ए की तक कोई जिक्र ही नहीं है ना, वो तो सीधा सीधा क्या है, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। 740 मिलियन का ब्रॉड ऑन था और 760 मिलियन का कैरिड ऑन हो चुका है, दरमियान में तो कोई है ही नहीं कुछ। तो हम क्या करेंगे, जो इसका डिफरेंस आएगा वो चला जाएगा SOPL के अंदर और जो इसकी फेयर वैल्यू है वो चला जाएगा SOFT के अंदर। ये बात तो प्रॉपर्टी ए तो हमारे पास कंप्लीट है, आधा नंबर है, 1 नंबर है, 2 नंबर है, वो हमें मिल जाएंगे। तो हम यहां पर लिख लेते हैं अदर इनकम और यहां पर लिख लेंगे नॉन करंट एसेट के नीचे लिखेंगे इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी।
यहां पर हमारे पास 740 से 760 फेयर वैल्यू गेन, और अगर आप ब्रैकेट में प्रॉपर्टी ए लिख दोगे तो वो अच्छा रहे, और यहां पर सिंपल 760 लिख देते। डन। नेक्स्ट अब करते हैं प्रॉपर्टी बी को, सी को कर लेते हैं, ये जल्दी हो जाएगा। प्रॉपर्टी सी, पहले वो किस हालत में था? IS 40 में। तो यहां से लेकर यहां तक का जो सफर है वो IS 40 की तरह डील होगा। 810 से 790, 810 से 790 गेन आया, लॉस? प्रॉपर्टी सी को डिस्कस करना। अच्छा पहले सी को कर रहे हैं। 450 से 510, पहले हम थे 40 के अंदर, अब जा रहे हैं 16 के अंदर। तो इस टाइम का फेयर वैल्यू गेन आ रहा है या फेयर वैल्यू लॉस आ रहा है? गेन आ रहा है। 450 से 510 कितना गेन आ गया? फेयर वैल्यू गेन प्रॉपर्टी बी सी कितने का? 60 का। और अब ये किस में चला गया? IS 16 में। IS 16 में इसने क्या बन जाना था? जाके डेप्रिशिएट होना है। अब डेप्रिशिएट किस रेट पे होना है? 10%। अगर इसकी कोई लाइफ वगैरह बताई होती ना तो रिमेनिंग लाइफ लेते। अब उसने 10% कह दिया, हम डायरेक्ट 10% इस्तेमाल कर देते हैं। तो 510 मल्टीप्लाइड बाय 10% मल्टीप्लाइड बाय कितना टाइम बनता है? अच्छा लैंड का एलिमेंट भी है, लैंड का एलिमेंट ए और बी में है। 7 बाय कितना? 29. अब ये डेप्रिसिएशन में भी चला जाएगा और प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट की हेडिंग में भी चला जाएगा। तो क्या लिखेंगे? अदर एक्सपेंस की हेडिंग दे लेते हैं नीचे। डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर किस एसेट की है? सी की 29. और यहां पर प्रॉपर्टी प्लांट एंड सी 510 माइनस 29. कितनी वैल्यू आ गई? 480. ओके होगी बात। ये प्रॉपर्टी सी का भी कंप्लीट हो गया काम, और इसका कुछ करने की जरूरत, क्योंकि हमने ईयर एंड पे और फॉर द ईयर वैल्यू लिखनी है। नेक्स्ट आ जाए प्रॉपर्टी बी पे। प्रॉपर्टी बी पहले था IS 16 के ऊपर, स्ट्रेट लाइन मेथड था, उसकी कोई और इंफॉर्मेशन नहीं गिवन, लेकिन यह बताया हुआ है कि कैरिंग वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी बी एट दिसंबर 31 मई। कैरिंग अमाउंट से मुराद यह है कि बुक वैल्यू, और उससे पहले उसकी वैल्यू नहीं बताई, तो इसका मतलब हम यही समझेंगे कि ये जो 810 है ये उसकी कॉस्ट है, क्योंकि और तो कोई इंफॉर्मेशन बताई नहीं हुई। या एक तरीका है कि हम क्या करें कि 650 को रिवर्स कर दें। 650 को, क्योंकि हमें डेप्रिसिएशन भी तो चाहिए ना, हमें पहले 5 महीनों की डेप्रिसिएशन चाहिए। तो 650 हमारे पास 31 मई की वैल्यू है, तो कितनी डेप्रिसिएशन आ रही होगी? कुछ ना मिले तो क्या करो? 100 लेट कर। क्या लेट कर लो? 100 लेट कर लो। उसमें से 100 लेट, इसके अंदर कोई डेट ऑफ परचेज बताई हुई है? 2023। उसने कहा 23 एंड अर्लियर। किसी जगह उसने ये नहीं बताया हुआ कि आपके पास ये कैरी, उसने सिंपल कैरिंग वैल्यू बता दी है, उसने हमें ये नहीं बताया कि उसकी लाइफ क्या थी। तो बेहतर क्या है? 810 को टेको। उसको वैसे ये यहां पर कहना चाहिए था फेयर वैल्यू, और स्लैश देकर क्या लिखना चाहिए था? कॉस्ट। तो 810 को डेप्रिशिएट कर लें,
कैसे करेंगे? 810 का पहले 50% अलग करें, 810 का पहले 50% अलग करें, 405 10% मल्टीप्लाइड बाय 5 कितना? 16.87 16.875 ये हमारे पास डेप्रिसिएशन आ गई 5 महीनों। अदर एक्सपेंस में लिख देंगे, प्रॉपर्टी बी था 16.875। ठीक होगी बात? अब मैं जरा ट्रांसफर करें, आपके पास ये एसेट पड़ा हुआ था, वैसे उसने डेप्रिसिएशन तो हमें पहले ही बताई हुई है, 810 माइनस 650, 810 माइनस 600, क्योंकि उसने बुक वैल्यू बता दी 650 और हमारे पास पहले 810 पड़ा हुआ है, तो हमें उस पर जाने की जरूरत ही नहीं है कि अलग अलग करें। ये कितनी वैल्यू आ रही है? 160। नहीं, उसके अंदर लैंड का एलिमेंट तो होगा ना, लेकिन जो कैरिंग अमाउंट ये फेयर वैल्यू ही समझे, वही सही है हमारा। आप बताएं कि 650 वाला एसेट हमारा कितने का हो गया? 790 का। एसेट कम हुआ ज्यादा? कितने से? और ये 140 किधर जाएगा? ओसीआई में या एसओपीएल के? ओसीआई में जाएगा। एंट्री पास हो जाएगी पीपीई डेबिट, ओसीआई 140। ठीक होगी बात? अब यहां पर हमें एक और कॉलम बनाना पड़ेगा, अदर कॉम्प्रिहेंसिव, और वहां पर लिखना पड़ेगा रीवैल्यूएशन। कितनी अमाउंट? 140। क्या ये अमाउंटाइज होगा या नहीं? एक्सेस डेप्शन इसके ऊपर चार्ज होगी? एक्सेस डेप्शन वाला मसला आएगा या नहीं? नहीं आएगा, क्योंकि ये किधर चला गया? फेयर वैल्यू मॉडल पे, और फेयर वैल्यू मॉडल वहां पर डेप्रिशिएट नहीं। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, कितनी अमाउंट से इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी बनेगी? ये 750, क्योंकि 790 से ये मई के अंदर रिकॉर्ड होगी, लेकिन हमने एक्सट्रैक्ट में कौन सी वैल्यू लिखनी है? एंड ऑफ द ईयर। तो 790 से 750 का जो डिफरेंस है, गेन है या लॉस है, वो अकॉर्डिंग टू IAS 40 होगा। तो 790 से 750 का डिफरेंस कितना आ गया? गेन या लॉस? फेयर वैल्यू लॉस। प्रॉपर्टी कितनी? 40 का। ये हमारे पास कंप्लीट हो गया इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, मतलब ये यहां से यहां तक ये सारा कंप्लीट हो। ओके की बात? अब आगे हम चलते हैं IAS 41 पे। IAS 41 में लिखा हुआ है कि 1 जनवरी 2024 को आपके पास 50,000 एप्पल के प्लांट थे, expecting them to mature and start producing apples in 5 years. The initial cost of planting, including land preparation, labor, irrigation, fertilizers, amounting to rupees 20 million, and also incurred 5 million in upkeeping cost, मतलब उसकी निगरानी वगैरह की, which were necessary for the health growth for the trees. The apple trees are expected to have productive life 20 years. Productive life तब start होगी जब उसके ऊपर प्रोडक्शन आना स्टार्ट होगी।
which was necessary for the healthy growth for the and are not expected to have any residual value at the end of their useful life. The fair value of the sampling at December 24 was estimated 28 million. अब क्वेश्चन ये है कि आपने एप्पल के प्लांट लगाए आज 2024 में, 5 साल बाद इसके ऊपर प्रोडक्शन आना स्टार्ट होगी और कितने सालों तक आएगी? 20 सालों तक। पहली बात तो ये है कि ये प्लांट एग्रीकल्चरल हैं या बेरर प्लांट्स हैं? बेरर प्लांट की निशानी क्या होती थी? मोर देन 1 ईयर जिनकी लाइफ हो वो बेरर प्लांट में आ जाते हैं, और बेरर प्लांट्स प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट की डेफिनेशन में आते हैं। लेकिन वो डेप्रिशिएट होना या कुछ भी उसके साथ अगर होगा, वो कब से स्टार्ट होगा? जब वो अवेलेबल फॉर यूज होंगे। अभी तो 5 साल तक तो वो अवेलेबल फॉर यूज। अब अगर वो यानी IS 16 के ऊपर होते हैं तो याद रखें, जब तक वो अवेलेबल फॉर यूज ना हो जाए या उनकी कॉस्ट मेजर्ड रिलायबल ना हो जाए, तब तक वो फेयर वैल्यू का उसका कोई ताल्लुक ही नहीं होता। याद रखें, जब भी कोई अंडर कंस्ट्रक्शन हमारे PPE होते हैं ना, वो कभी भी जब तक वो वर्क इन प्रोसेस में रहते हैं वो फेयर वैल्यू मॉडल पे आ ही नहीं सकते। वो किस पे रहेंगे? हमेशा कॉस्ट मॉडल पे। तो ये आपका जो 50,000 हैं जिनकी वैल्यू कितनी आ रही है? 20 प्लस 5 25 मिलियन। ये किस में रहेगी? बेरर प्लांट्स के नाम से या प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट के नाम से। ना तो 28 मिलियन का कोई ताल्लुक है, क्योंकि प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट जब तक अंडर कंस्ट्रक्शन या अंडर प्रोसेस है वो कभी फेयर वैल्यू पे मेजर होता ही नहीं। तो ये सिंपल आपका आ जाएगा नॉन करंट एसेट के अंदर बेरर प्लांट के नाम से। हाँ जी, आप कीपिंग कॉस्ट जब तक उसकी, क्योंकि तो वो नेसेसरी है ना। तो 20 प्लस 5 इज इक्वल टू 25। ये खत्म होगी बात इसकी। इधर गौर करो फरूक, ना इसका फेयर वैल्यू का कुछ होगा और ना अभी तक कोई इसका डेप्रिसिएशन वाला कोई ताल्लुक बन रहा है। नंबर 2 पे है, ड्यूरिंग 24 एनएल प्लांट व्हीट क्रॉप 100 हेक्टर्स फार्म लैंड, एनएल इनकर्ड 8 million in planting and cultivation cost, incurring land preparation, seeds, fertilizers, irrigation and labor. Harvesting was done. पहली तो देखें, जो 8 मिलियन आपका खर्चा होता है ना, ये बिल्कुल ऐसे ही समझे जैसे कॉस्ट ऑफ सेल टाइप चीज नहीं होती। इस एक्सपेंसेस को हमने अपनी कॉस्ट में ही रिकॉग्नाइज करना है, अदर एक्सपेंसेस में ही रिकॉर्ड करना है। उसके बाद वो कहता है कि हार्वेस्टिंग वाज डन इन अक्टूबर 24 yielding total 300,000 kg ऑफ व्हीट। हमारे साल के अंदर ही उसकी हार्वेस्टिंग होगी। जिस दिन हार्वेस्टिंग होती है उस दिन हमने एक एंट्री पढ़ी थी, किसी को याद है? हार्वेस्टिंग की एंट्री क्या होती है? एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन डेबिट SOPL क्रेडिट। किस वैल्यू पे? फेयर वैल्यू लेस या चलो ये बात तो याद रख लें, हार्वेस्टिंग वाले दिन एक एंट्री पास होती है एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन डेबिट फेयर वैल्यू गेन या SOPL क्रेडिट। किस वैल्यू से? फेयर वैल्यू लेस। अब उसके साथ ही एक और एंट्री पास हो जाती है इन्वेंट्री डेबिट और एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन क्रेडिट। मैं इसका फ्लो बता देता हूं। आप देखिए, एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन चाहे एनिमल से हो चाहे प्लांट से हो, पहली एंट्री पास होती है एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन डेबिट SOPL या गेन क्रेडिट। किस वैल्यू से? फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल से। ये पहली एंट्री हुआ करेगी। उसके साथ ही फौरन एंट्री पास हो जाएगी इन्वेंट्री डेबिट एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन
इसका मतलब ये हुआ कि आपके एक्सट्रैक्ट के अंदर कभी एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन का नाम नजर नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि वो डेबिट भी हो जाता है, वो कैंसल हो जाता है। अगर आपके पास कुछ नजर आएगा तो या तो एसओपीएल नजर आएगा या फिर इन्वेंट्री नजर आएगा। अब फर्दर देखिए, अगर 3 केस बनते हैं, सेल हो जाए, स्टॉक में पड़ी हो, या अदर स्टॉक में कन्वर्ट हो जाए। तो जैसे दूध से पनीर बन जाना, अगर सेल हो जाए तो पता है उसका टोटल सेल की एंट्री पास, एंट्री तो सेल की पास होती है, बट बुक्स के अंदर सिर्फ प्रॉफिट रिकॉग्नाइज होता है। क्यों? क्योंकि फेयर वैल्यू गेन तो पहले रिकॉर्ड हो चुका है। अगर कोई उस वैल्यू से ज्यादा पे बेचा है तो वो डिफरेंस ऐड हो जाएगा, वरना सेल के अंदर वो सारी अमाउंट ऐड, सिंपल एंट्री क्या पास होगी हमारा, एक तरह का रेवेन्यू डेबिट, सॉरी क्या एंट्री डेबिट होनी है, कैश या बैंक डेबिट, इन्वेंट्री या फिर रेवेन्यू। अब अगर तो परपेचुअल सिस्टम है, अगर तो परपेचुअल सिस्टम है तो सेल की अलग एंट्री पास कर देते हैं, कॉस्ट ऑफ सेल की अलग एंट्री पास। और अगर पीरियोडिक है तो कैश, बैंक डेबिट, इन्वेंट्री क्रेडिट, कैश या बैंक डेबिट, इन्वेंट्री, वो रेवेन्यू के अंदर ही वो वैल्यू होती है, फेयर वैल्यू लेस। अगर स्टॉक के अंदर पड़ा है तो ये करंट एसेट में नजर आएगा जाके, और इसको किस पे रिकॉर्ड करते हैं, लोअर ऑफ कॉस्ट एंड एनआरवी, फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल में नहीं। इन्वेंट्री को किस पे रिकॉर्ड करेंगे, लोअर ऑफ कॉस्ट एंड, और अदर स्टॉक अगर आ जाए तो क्या हो जाएगा, न्यू स्टॉक डेबिट हो जाएगा और पुराना इन्वेंट्री क्रेडिट। अब यहां पर आए जरा, हमारे पास 3 लाख केजी, पहले 8 मिलियन को तो लिखो ना कॉस्ट के अंदर, 8 मिलियन को तो कॉस्ट के अंदर लिखो, अपना एक्सपेंस के अंदर हेडिंग बना लें, कॉस्ट ऑफ व्हीट। कितने मिलियन थी, 8 मिलियन। अब इस 3 लाख केजी एट द पॉइंट ऑफ हार्वेस्ट, फेयर वैल्यू 100 मिलियन पर केजी, 100 था रुपीज 100 पर केजी, उसने कॉस्ट टू सेल नहीं बताया, तो इसका मतलब है 3 लाख मल्टीप्लाइड बाय 100, ये कितना मिलियन बन जाएगा, 30 मिलियन। इसकी एंट्री क्या पास होनी है, एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन डेबिट, गेन या फेयर गेन ऑन हार्वेस्टिंग क्रेडिट। हम लिख लेते हैं इनकम के अंदर गेन ऑन हार्वेस्टिंग, इसका सीक्वेंस याद रखना। अगर इन्वेंट्री नहीं बिकेगी तो स्टॉक में भी लिखेंगे, और अगर इन्वेंट्री बिक जाती है तो फिर स्टॉक तो खत्म हो जाएगा हमारा। आए जरा देखते हैं, कहते हैं 72% ऑफ द व्हीट एंड एन एवरेज प्राइस 125 पर केजी, द फेयर वैल्यू ऑफ द रिमेनिंग व्हीट, कहता है एनएल सोल्ड 72%, 125 पर केजी। अब मुझे बताना है, आपने थोड़ा सा ध्यान रखें, क्या मेरी इनकम 125 रुपए के हिसाब से है या ऊपर वाला 25 है, 100 रुपए से तो पहले मैं इनकम रिकॉर्ड कर चुका हूं, जब हार्वेस्ट हुआ था 100 रुपए से मैं पहले रिकॉर्ड कर चुका हूं, और नॉर्मली ये 100 रुपए पर ही लिखता है क्योंकि पहले मैं फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल पे लिखता हूं। बट अगर वो वैल्यू में थोड़ा डिफरेंस आ जाएगा तो जो एक्स्ट्रा अमाउंट होगी वो मैं मजीद रिकॉर्ड कर दूंगा, और बाकी अमाउंट आपके पास पड़ी हुई है और उसकी फेयर वैल्यू क्या है, 120 पर केजी। याद रखें, उसको रखते होते हैं लोअर ऑफ कॉस्ट एंड एनआर। तो कॉस्ट उसकी थी 100 और अब एनआरवी कितनी आ रही है, 120, तो लिखेंगे किसके ऊपर, 100 पे। तो क्या करेंगे, सबसे पहले तो यहां पर लिख देंगे एक्स्ट्रा सेल जी, सी हाँ 22 क्या मतलब,
30 हमारे पास अब आया और 8 कॉस्ट पर। आप कॉस्ट को अलग लिख दें, उसको अलग लिख दें, या नेट करके लिख दें। मैंने 8 इधर कॉस्ट लिख दी थी ना, 30 से ऊपर लिख दी। अच्छा मुझे बताएं एक्स्ट्रा इनकम कितनी गई? एक्स्ट्रा इनकम आपने अपनी इन्वेंट्री किस वैल्यू पे लिखी हुई है, याद है आपको? 30 से, टोटल 30 से ही है ना, मल्टीप्लाइड बाय 72%, 21.6 मल्टीप्लाइड बाय 72%, मल्टीप्लाइड बाय, बल्कि केजी के हिसाब से है तो केजी के हिसाब से लिख ले। टोटल कितने केजी थे? 300,000 मल्टीप्लाइड बाय बीके कितने, किस रेट पे? 125 नहीं लिखेंगे क्योंकि 100 से वो पहले लिखे जा चुके हैं, सिर्फ 25 रुपए से लिखते हैं। जी बोले बोले, जो भी सवाल दिमाग में आता है ना बोला करें। हमने 100 से पहले उसका गेन रिकॉर्ड कर चुके हैं। आज वो 125 रुपए का सेल हो रहा है, उसकी फेयर वैल्यू साल के एंड पे 120 है, तो कितनी अमाउंट आ जाएगी? मिलियंस में बताना है। 5 पॉइंट बैंक हम लिखते नहीं होते, वैसे इसकी एंट्री पास हुई होती थी ना, बैंक भी डेबिट होना था। नेक्स्ट पे आए, हमारे पास स्टॉक रह कितना गया? 300,000 का 28% हमारे पास है, और उसको किस वैल्यू पे लिखेंगे? 100 रुपए पे लिखेंगे। लोअर ऑफ कॉस्ट एंड एनआरवी, तो कॉस्ट उसकी 100 है और एनआरवी उसकी 120। 8 पॉइंट करंट एसेट्स में जाकर लिख देंगे अनसोल्ड, या स्टॉक ही लिख दें, अनसोल्ड लिखने की भी जरूरत नहीं है। कितना? 8 पॉइंट। ये बात कंप्लीट हो। अब ये बात आपने सिखानी है क्योंकि सेम क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। In November 24, planted corn crops over 80 acres, farm land. इनकट कॉस्ट कितनी है? 4 million। या तो नेट करके लिख दे, या 4 मिलियन को अलग से कॉस्ट में लिख दे। कॉस्ट ऑफ कॉर्न, land preparation, the corn crop is expected to be ready for harvest March 25, December 24 the fair value of unharvested corn crop was estimated rupees 5.5 million। इसका मतलब क्या है? unharvested production, इसका मतलब है जो आपके पास वो क्रॉप है उसकी फेयर वैल्यू आज इस टाइम 5.5 मिलियन, अभी हार्वेस्ट हुई नहीं, अनहार्वेस्टेड है। इसका मतलब है इसको इन्वेंट्री में अभी कन्वर्ट नहीं करना, अनहार्वेस्टेड इन्वेंट्री के नाम से ही लिखना है। तो क्या करेंगे? एंट्री क्या पास हो जाएगी हमारी? अनहार्वेस्टेड इन्वेंट्री डेबिट, कैश नहीं, कैश कहां से आ गया? एसओपीएल। ये तो फेयर वैल्यू है ना एक तरह की, एक चीज आपके पास रेडी फॉर सेल पड़ी हुई है। तो इनकम में लिख देंगे कॉर्नफील्ड 5.5 और अनहार्वेस्टेड स्टॉक 5.5। अच्छा ये क्वेश्चन अगर आप देखोगे तो आपको शायद ये बड़ा अजीब और ज्यादा सॉल्यूशन लगेगा, बट अगर आप एक एक चीज को देखिए, हमने तो इस रश के अंदर जाकर उस एंट्री को एडजस्ट करना होता है। तो आपने सिर्फ एक ट्रांजैक्शन को पढ़े, उसको डील करें। अलग अलग पढ़ोगे तो क्वेश्चन ये बहुत आसान लगेगा, इकट्ठा करोगे तो ये सवाल आपको शायद समझ ही भी ना लगे।